वालेकुम बच्चों, कैसे हो आप लोग? ठीक हो बच्चों? मैं आप लोगों के साथ जो टॉपिक शेयर करने लगा हूँ वो है 9th क्लास है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसको एक और नाम से भी पुकारते हैं वंडरवाल फोर्सेस। इसको एक और नाम से भी पुकारते हैं वीकर फोर्सेस। ठीक हो गया? ये एक वीक फोर्सेस होती हैं, इनको हम वंडरवाल फोर्सेस भी कहते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बच्चों, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, और मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स। तो याद रखना, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसे क्या बोलेंगे? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two molecules is called intermolecular forces। बच्चों, इसकी एक और डेफिनेशन भी बाद में आपको बताऊंगा। ये देखो, एग्जांपल लिखते हैं। ये देखें, ये मेरे पास एक मॉलिक्यूल है जी, HCl। बच्चों, आप लोगों ने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें आपने ये पढ़ा था कि जी वो एटम जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा, वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ कर लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो बच्चों, यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए वो इस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो इसके ऊपर क्या आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। मुकम्मल नेगेटिव नहीं, मुकम्मल तब आता है जब आप किसी का इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे ले लो। ये यहाँ पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पे नहीं ले रहा, बल्कि उसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींच रहा है, इसलिए इसके ऊपर क्या है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर हो गया है, इसलिए इस पे क्या चार्ज आया है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो चलें जी, ये एक मैंने मॉलिक्यूल लिया है, सेम यही मॉलिक्यूल्स मैं दोबारा लेता हूं। ये देखो HCl। देखो बच्चों, अगेन हाइड्रोजन पे क्या चार्ज होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और क्लोरीन पे क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और देखो, अब इसका पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसके पार्शियल पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, और इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरेक्शन पैदा होगा, एक फोर्स पैदा होगी। और बच्चों याद रखना, इसी फोर्स का क्या नाम है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इसको क्या बोलते हैं जी? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। तो ये है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। बच्चों याद रखना, एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और एक होता है केमिकल बॉन्ड। जो ये है, ये देखो, ये जो एटम जो मॉलिक्यूल के अंदर होता है, विद इन द मॉलिक्यूल, वो केमिकल बॉन्ड होता है। और उसको हम बड़ी क्लासेस में, जब आप फर्स्ट ईयर में आओगे, तो वहां हम चैप्टर 4 में इसी केमिकल बॉन्ड को एक और नाम से पुकारते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। तो एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और दूसरी क्या है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। लाइक ये भी इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, या आप इसको क्या बोल सकते हो बच्चों? केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड।
बच्चों एक बात याद रख लो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जैसे कि मैंने पहले भी बताया ये वीक फोर्सेस होती हैं, इनको तोड़ना आसान होता है, जबकि ये जो केमिकल बॉन्ड होता है या ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होती है ये क्या होती है, स्ट्रॉन्गर। आपकी बुक में लिखता है कि जब हम इसी HCl मॉलिक्यूल के बीच में इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ते हैं तो हमें जस्ट 17 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ती है। 17 किलो जूल पर मोल एनर्जी लगती है और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो जाती हैं, ब्रेक। लेकिन अगर हम HCl का ये केमिकल बॉन्ड ब्रेक करें तो इस केमिकल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो बहुत ज्यादा है और वो है 430 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं ये वीक होती हैं, जबकि केमिकल बॉन्ड जो है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। और इसकी रीजन बड़ी क्लासेस में आओगे तो भी सीखोगे, अभी भी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ये देखो बच्चों, ये जस्ट यहाँ दोनों के बीच में अपोजिट चार्जेस की वजह से अट्रैक्शन है, लेकिन यहाँ ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसमें दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, दोनों के ऑर्बिटल्स मिलते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं, तब ये क्या बनता है, केमिकल बॉन्ड। तो इसका ये जो रिलेशन है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ना मुश्किल है। यहाँ जस्ट क्या है, अपोजिट चार्जेस का इंटरेक्शन है और इस अपोजिट चार्जेस के इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं, यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आप ऐसे भी कह सकते हो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अपोजिट चार्जेस का इंटरेक्शन होता है या जो फोर्स होती है उसका नाम क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। उम्मीद करता हूं कि आपको बात मेरी समझ आ गई होगी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है। बच्चों अब हम चलते हैं, इसकी कुछ टाइप्स हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो हम हेडिंग लगाते हैं टाइप्स की। बच्चों आप जब फर्स्ट ईयर में आओगे तो इसकी वहां पे तो वाह टाइप लिखी हुई हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ आपके पास सिर्फ दो बताई हुई हैं। कौन कौन सी हैं जी, एक बताई हुई है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और दूसरी बताई हुई है जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दो बताई हुई हैं आपकी बुक में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स। जब हम फर्स्ट ईयर में होते हैं तो एक और भी हम पढ़ते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस, एक और भी हम पढ़ते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, एक और भी हम पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चों वहां पे हम जरा डिटेल में पढ़ते हैं और इनके फैक्टर्स भी हैं वो भी वाह डिटेल में पढ़ने होते हैं। यहाँ आपके पास तो जस्ट उसमें इनकी डेफिनेशन बताई हुई है और इनकी वजह से कुछ प्रॉपर्टीज आपके साथ शेयर की हुई हैं। तो हम चलते हैं, सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि ये डाइपोल डाइपोल फोर्सेस क्या है। ये बड़ी आसान है, इससे घबराना नहीं है। ये देखो सबसे पहला पॉइंट बच्चों याद रखना, ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं ना ये दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होती हैं। एमसीक्यू याद रखना, ये हमेशा दो पोलर, जैसे ये देखो ये एक पोलर मॉलिक्यूल्स है, आप इससे पहले जानते हो पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स पढ़ चुके हो। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स। ये भी क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल। दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स पाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो पहले ये पॉइंट लिख लेते हैं, इट एग्जिस्ट बिटवीन द टू पोलर मॉलिक्यूल। अब बच्चों दूसरी बात पे बच्चों याद रखना, यहां मैं आपको इसका मीनिंग जरा समझा दूं कि डाइपोल और डाइपोल ये क्यों ऐसा नाम रखा गया है। बच्चों ये देखो,
मैं इसी एग्जाम्पल के जरिए ही मैं वहां डिफाइन करने वाला हूँ, यही एग्जाम्पल उधर देने वाला हूँ। बच्चों ये देखो, ये मेरे पास है एक एटम, इसके ऊपर एक चार्ज डिवेल्प हुआ है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि ये क्यों आया है और ये क्यों आया है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन दो एटम के बीच में डिफरेंट होने की वजह से बच्चों इन दोनों एटम्स के ऊपर क्या डिवेल्प होते हैं, चार्ज। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसके ऊपर क्या चार्ज आता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये देखो, जब किसी एटम के ऊपर चार्ज डिवेल्प होता है तो हम कहते हैं वहां एक पोल क्रिएट हो चुका है। अब ये देखो, ये एक पोल ये और एक पोल ये, तो ये कितने पोल्स हो गए, दो। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, डाईपोल्स। सेम ये भी दो क्या हैं, डाईपोल्स। तो इन दो डाईपोल और इन दो डाईपोल के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम क्या है बच्चों, डाईपोल डाईपोल फोर्सेस। तो अगर मैं इसको डिफाइन करना चाहूं तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि ये एक बच्चों अपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बच्चों ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किसके बीच में है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल्स के बीच में। मींस इसमें एक मॉलिक्यूल जो होता है पोलर मॉलिक्यूल, उसका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड होता है और दूसरे मॉलिक्यूल्स का क्या होता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड। और उन दो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड और नेगेटिव चार्ज एंड के बीच में जो फोर्स पैदा होगी उस फोर्स का क्या नाम होगा, डाइपोल डाइपोल फोर्स। तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो बच्चों आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक force of attraction between the partial negative end of one polar molecule and partial positive end of another polar molecule is called डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और फिर नीचे हम हेडिंग लगाएंगे एग्जाम्पल की और यही वाली एग्जाम्पल लिख देंगे। और इस एग्जाम्पल के अंदर आप लोगों ने बच्चों क्या करना है कि इसको बताने की अब जरूरत नहीं है आपको, आपने जस्ट बच्चों यहाँ पे ये एग्जाम्पल लिखनी है और लिख देना है कि जी ये वाली जो फोर्स है इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। तो ये होती है जी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। और बच्चों याद रखना ये किसकी वजह से डिवेल्प होती है, यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। और याद रखो जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहाँ ज्यादा होगा, ये जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है या ये जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है ये भी उतनी क्या होगी, ज्यादा। और फिर मॉलिक्यूल्स में ये जितनी ज्यादा होती है उनके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होते हैं, ज्यादा। और उनकी प्रॉपर्टीज भी वैसे ही क्या हो रही होती हैं, इफेक्ट हो रही होती हैं। तो ये थी डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। अब हम चलते हैं दूसरी टाइप जिसका मैंने नाम बोला था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दोनों ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये दोनों सेम है, सिर्फ एक वर्ड डिफरेंट है, एक लफ्ज डिफरेंट है, बाकी सेम है सब कुछ। जी
हम हेडिंग लगाते हैं जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले तो मैं आपको ना एक बात बताऊं, एक हिंट दे दूं। मोस्टली ये टॉपिक ना हमारे पास फर्स्ट ईयर में मौजूद है। हम जब फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ाते हैं तो उनसे भी पूछेंगे बताओ इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सोची पे जाने के पता नहीं है या नहीं। तो वो एक दफा परेशान हो जाते कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है। तो बच्चों सबसे पहले किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है तो इसका कैसे पता करना है। इसका सबसे आसान तरीका, जब भी कभी आपको हाइड्रोजन एटम किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा नजर आए, जब भी कहीं कोई हाइड्रोजन एटम किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और आप सोच रहे होंगे कि हमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का कैसे पता चलेगा, तो आपको फोन का तो पता है ना, ये फोन FON। जब कभी हाइड्रोजन एटम इनमें से किसी एक एटम के साथ अटैच हो, समझ जाओ कि वहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है, अदरवाइज नहीं है। ये देखो, सपोज करो ये मेरे पास है वाटर, मैं आपसे पूछूं इस टाइम बताओ भाई यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आपको सर आपने बोला था हाइड्रोजन एटम अटैच हो किसके साथ, इनमें से किसी एटम के साथ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद होगी। इट्स मीन के वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। लाइक ये देखो NH3, ये है जी मेरे पास एक हाइड्रोजन, ये दूसरा, ये तीसरा। ये देखो क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, भाई बिल्कुल है, हाइड्रोजन एटम है और वो किसके साथ लगा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ। तो इसका मतलब है इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद है। तो चले जी ये देखो ये है HF, क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, भाई बिल्कुल है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन किसके साथ लगा हुआ है, फ्लोरीन के साथ। तो बच्चों याद रखना। अब ये देखो ये है CH4, मैं आपसे पूछूं बताओ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, आप बहुत सारे रुक जाए, हाइड्रोजन तो है लेकिन वो हाइड्रोजन क्या इनमें से किसी एटम के साथ अटैच है, नहीं जी, वो तो किसके साथ अटैच है, कार्बन, और कार्बन यहाँ मौजूद नहीं है। तो इट्स मीन कि यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले तो ये है कि आपको ये पता करना होगा कि इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं है। तो मैंने आपको एक तरीका बता दिया है, उम्मीद है कि आपको इससे फायदा जरूर होगा कि किस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और किस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बच्चों ये देखो मैं इसी डेफिनेशन को ना जरा मैं चेंज करना चाहता हूँ, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। बच्चों डाइपोल डाइपोल फोर्सेस और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सिर्फ एक फर्क है, वो ये है कि यहाँ जो हम लिखते हैं ना पार्शियल पॉजिटिव एंड ऑफ अनदर पोलर मॉलिक्यूल, बच्चों ये जो पार्शियल पॉजिटिव एंड है ये हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। मींस एक तो एंड किसका होगा, पार्शियल नेगेटिव एटम का। मींस बेसिकली ये भी क्या है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसके बीच में पैदा होने वाली है, पार्शियल पॉजिटिव एंड और पार्शियल नेगेटिव एंड। लेकिन यहाँ हम स्पेसिफिक नहीं कहते, हम कहते हैं यहाँ कोई भी पार्शियल पॉजिटिव एंड हो सकता है। लेकिन बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जो पार्शियल पॉजिटिव एंड है वो हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन एटम। तो आप कह सकते हो कि वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो किसमें होती है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और पार्शियल नेगेटिव एटम के बीच में जो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बच्चों हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बहुत सारे लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ना इशू आ रहा होता है। बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल फोर्सेस में सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है कि वहां हम कहते हैं कोई भी पार्शियल पॉजिटिव एंड हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्शियल पॉजिटिव एंड हमेशा क्या होगा, हाइड्रोजन होगा।
और इलेक्ट्रोनेगेटिव वहां पे भी है, यहाँ पे भी होगा। अब एक पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम और एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बच्चों, उसी का नाम क्या होगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो मैं डिफाइन करता हूं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। देखो बच्चों, द electrostatic force of attraction between partial positive hydrogen atom and more electronegative atom। और बच्चों यहां लिख लिया करो वो एटम कौन से हैं, ये वाले हैं, FON is called हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैं आपके साथ एग्जांपल शेयर करता हूं, आपको मेरी बात और अच्छी लगेगी। ये देखें, ये है मेरे पास वाटर का मॉलिक्यूल H2O। बच्चों आपको मैं अभी बता चुका हूं इससे पहले कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ क्या होती है ज्यादा, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। और इन हाइड्रोजन पे क्या चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो बॉन्ड पेयर है, ऑक्सीजन इसको अपनी तरफ खींच लेता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर क्या चार्ज आ जाता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों ये देखो, मैं एक और वाटर का मॉलिक्यूल बनाता हूं। ये देखें, अब यहां पे भी बच्चों क्या है मेरे पास? ऑक्सीजन पे क्या चार्ज होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन पे क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। और इस हाइड्रोजन पे भी क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बच्चों ये देखो, अब क्या होता है, ये एक वाटर का मॉलिक्यूल, ये दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल। अब यहां देखो, यहां पे इस पार्शियल नेगेटिव एंड और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एटम, ये वाला, इसके बीच में क्या पैदा होगी? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसे मैं क्या बोल रहा हूं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और बच्चों वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास क्या कहलाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये मैंने एग्जांपल दे दिया है जी वाटर के अंदर मौजूद हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। बच्चों यहाँ पे ये एग्जांपल लिखने के बाद हम कहते हैं कि जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मॉलिक्यूल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारा इफेक्ट होता है। जैसे वो कहता है, आपकी बुक में 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं मोस्टली। एक शॉर्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि भाई बताओ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है अल्कोहल का या एथेनॉल का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? कम। अल्कोहल का, एथेनॉल का जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट है वो तकरीबन 78 डिग्री सेल्सियस है, और वाटर का क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। तो कहता है ऐसे क्यों होता है? बच्चों याद रखना, किसी भी मॉलिक्यूल का बॉइलिंग पॉइंट जब ज्यादा होगा, इट्स मीन कि वहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? ज्यादा। और जहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी? कम, वहाँ बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम। तो हम सिंपली वहाँ ये बता देते हैं कि सर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू अल्कोहल, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? ज्यादा। इसके ऊपर मजीद डिटेल में कि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे ज्यादा होती है, ये आगे आप फर्दर क्लासेस में फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, वो आपको स्ट्रक्चर भी बना के दिखाए जाते हैं और सारी कहानी। इस लेवल पे आप जस्ट इतना याद रखो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? स्ट्रॉन्गर।
अल्कोहल की निस्बत, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, ज्यादा। नंबर 2 पे आओ। दूसरा क्वेश्चन आता है जी आपके पास कि जी कभी आपने गौर किया ये जो आइस होती है, ये जो बर्फ होती है, ये पानी के अंदर डालो तो ये पानी में तैरना शुरू हो जाती है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जी वाई, और ये इंपॉर्टेंट भी है, वाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। बताओ आइस जो है वो पानी की सरफेस पे क्यों तैरती है। बच्चों एक बात तो याद रख लो, कोई भी चीज किसी दूसरी चीज पे उस वक्त तैरती है जब उसकी डेंसिटी कम हो और दूसरी नीचे वाली चीज की डेंसिटी क्या हो, ज्यादा। मींस एक बात तो क्लियर हो गई कि जो आइस है फिर उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम, और वाटर की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। तो आप जस्ट इतना भी बोल सकते हो कि सर जो आइस है उसकी डेंसिटी क्या होती है, लेस देन वाटर, दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब अगर आप ये सोचना चाहते हो कि भाई इसकी डेंसिटी कैसे कम है, तो बच्चों आपने कभी गौर किया हो फ्रिज के अंदर हम पानी भर के रखते हैं कटोरे में, और जब वो पानी ऐसे सीधा होता है, लेकिन जब वही पानी बर्फ में चेंज हो जाता है तो वो ऐसे जो है ना ऊपर को उठी होती है, बर्फ कटोरे से मींस बाहर निकल रही होती है। उसकी वजह क्या होती है कि उसका वॉल्यूम क्या हो गया होता है, ज्यादा। वो वॉल्यूम क्यों ज्यादा होता है बच्चों, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं जब ये अरेंज होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे और आइस में चेंज होते हैं, तो बच्चों इस वाटर के मॉलिक्यूल जब आपस में अरेंज होते हैं तो इनके दरमियान एम्प्टी स्पेस पैदा होना शुरू हो जाती है। वो जो एम्प्टी स्पेस पैदा होती हैं उनकी वजह से इनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज्यादा। और जब वॉल्यूम ज्यादा हो तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, D इज इक्वल टू क्या होता है, M/V। डेंसिटी और वॉल्यूम एक दूसरे के बच्चों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर किसी चीज का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम। तो इसलिए हम यहाँ कहते हैं कि जो आइस है उसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स जब आपस में अरेंज होते हैं तो वहां क्या पैदा हो जाती है, एम्प्टी स्पेस। और उनके एम्प्टी स्पेस पैदा होने से आइस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज्यादा, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम, और फिर ये सरफेस के ऊपर क्या करती है, पानी पे तैरती है। तो बेसिकली ये 3 वजूहात हैं कि सबसे पहले आइस में जब वाटर के मॉलिक्यूल्स अरेंज होते हैं तो वहां क्या पैदा हो जाती हैं, एम्प्टी स्पेस। उन एम्प्टी स्पेस की वजह से आइस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, ज्यादा, और आइस के वॉल्यूम के ज्यादा होने से बच्चों उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम। और जब उसकी डेंसिटी कम हो जाती है तो फिर वो पानी के ऊपर क्या करती है, तैरती है। तो ये 2 क्वेश्चन मोस्टली आपके पेपर में आए होते हैं इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में से, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको जरूर एंजॉय करोगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।